So we discussed the cell notation for a voltaic cell. What is cell notation? Cell notation is a shorthand notation that describes the component and process of a voltaic cell. That is called cell notation. A shorthand representation of a voltaic process, a voltaic cell, that is called cell notations. तो cell notation कैसे लिखते हैं उसके लिए कुछ rules हैं. Number one, the components of the anode compartments are written to the left of the components of the cathode compartment. Left side पर anode compartment oxidation half cell लिखेंगे, right side पर reduction half cell या cathode compartment लिखेंगे. Components of each half cells are separated by single vertical line और comma. अब oxidation half cell में तीन components होंगे, एक anode है, एक reactants है और एक product है. तो इन तीनों को एक दूसरे से सेपरेट करेंगे बाय सिंगल वर्टिकल लाइन और कामा. इसी तरह रिडक्शन हाफ सेल में भी तीन कंपोनेंट्स होते हैं, कैथोड है, रिएक्टेंट्स है और प्रोडक्ट है. तो इनको भी एक दूसरे से सेपरेट करेंगे. उसके लिए सेपरेशन के लिए या तो वर्टिकल लाइन यूज करेंगे या कामा यूज करेंगे. तो वर्टिकल लाइन कब यूज करेंगे? अ सिंगल वर्टिकल लाइन इज यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स इन डिफरेंट फेजेस. अगर ये कंपोनेंट्स यानी रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स और एनोड अगर ये डिफरेंट फेजेस में होंगे तो इनके दरमियान हम सिंगल वर्टिकल लाइन लगाएंगे, यानी लाइन के जरिए इसको एक दूसरे से सेपरेट करेंगे. अगर इनकी फेज सेम है यानी दोनों एक्विस फेज में है या दोनों गैसियस फेज में है या दोनों सॉलिड फेज में है तो फिर उनके दरमियान कामा लगाएंगे. अ कामा इज यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट इन सेम फेज. कामा सेपरेट्स द हाफ सेल कंपोनेंट्स दैट आर इन सेम फेज. थर्ड नंबर, हाफ सेल कंपोनेंट्स यूजुअली अपीयर इन द सेम ऑर्डर एज द हाफ रिएक्शंस. यानी पहले रिएक्टेंट लिखेंगे फिर प्रोडक्ट लिखेंगे, उसी ऑर्डर में लिखना है. और इलेक्ट्रोड्स हमेशा फार राइट और फार लेफ्ट साइड पर होंगे. इलेक्ट्रोड्स अपीयर एट फार लेफ्ट एंड फार राइट ऑफ द नोटेशंस. अ डबल वर्टिकल लाइन सेपरेट्स द टू हाफ सेल्स. ऑक्सीडेशन हाफ सेल्स और रिडक्शन हाफ सेल के दरमियान डबल वर्टिकल लाइन लगाएंगे. तो दिस डबल वर्टिकल लाइन सेपरेट द ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल्स. इसमें सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट नहीं करते क्योंकि सॉल्ट ब्रिज वो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का हिस्सा नहीं होता. तो सेल नोटेशन किस लिए यूज करते हैं? टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ अ वोल्टेक सेल. तो चूंकि सॉल्ट ब्रिज रिएक्शन का हिस्सा नहीं है तो इसलिए उसको सेल नोटेशन में शो नहीं करते. अगर कंपोनेंट्स का कंसंट्रेशन भी गिवन हो, if concentration or pressure of the component is given then it is also represented in brackets after the symbol of the components. अब इन रूल्स को हम अप्लाई करते हैं जो कल से हम डिस्कस कर रहे हैं. ये जिंक और कॉपर वोल्टेक सेल हमने डिस्कस किया था जिसमें से ऑक्सीडेशन हाफ सेल्स और रिडक्शन हाफ सेल होंगे. तो डबल वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड पर लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल और वर्टिकल लाइंस डबल वर्टिकल लाइंस के राइट साइड पर लिखेंगे रिडक्शन हाफ सेल components of the reduction half cells, component of the oxidation half cells at left and right sides. अब ऑक्सीडेशन हाफ सेल्स के इस केस में क्या क्या कंपोनेंट्स है? एक एनोड है, रिएक्टेंट्स है और प्रोडक्ट है. सो एनोड इस केस में जिंक है, रिएक्टेंट जिंक है और प्रोडक्ट क्या है? वो जिंक आयन है. इसी तरह कंपोनेंट्स ऑफ द रिडक्शन हाफ सेल वो क्या क्या है? उसमें एक कैथोड है, रिएक्टेंट्स है और प्रोडक्ट है. तो कैथोड उसमें क्या है? कॉपर है और रिएक्टेंट्स क्या है? कॉपर आयन है और प्रोडक्ट क्या है? वो कॉपर मेटल्स हैं. तो अब इन कंपोनेंट्स को हमने यानी ऑक्सीडेशन कंपोनेंट्स लेफ्ट साइड पर जिंक, ये हो गया इलेक्ट्रोड्स फार लेफ्ट पर और कॉपर फार राइट पर इलेक्ट्रोड हो गए. दरमियान में ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स. अब इनकी ये फिजिकल स्टेट है, इलेक्ट्रोड सॉलिड स्टेट में है, रिएक्टेंट भी सॉलिड स्टेट में है और जिंक आयन ये एक्विस फेज में है. इस तरह कॉपर आयन एक्विस फेज में है और कॉपर सॉलिड और कॉपर इलेक्ट्रोड सॉलिड्स. अब इस केस में एज द इलेक्ट्रोड्स आर एक्टिव यानी इसमें जिंक ने एज एन इलेक्ट्रोड के तौर पर भी काम करना है और एज ए रिएक्टेंट के तौर पर भी. यहाँ पर कॉपर ने एज एन इलेक्ट्रोड के तौर पर भी काम करना है और एज ए प्रोडक्ट भी. तो इसलिए हम इसको दो दफा नहीं लिखते, इसको वंस लिखते हैं, दो दफा लिखने की जरूरत नहीं है. तो इसलिए इसको ये हो जाएगा जिंक सॉलिड और जिंक आयंस. अब इसमें से ये जिंक सॉलिड ये रिएक्टेंट भी है और ये एनोड भी है. इस तरह कॉपर एक्विस और कॉपर सॉलिड, ये कॉपर सॉलिड ये प्रोडक्ट भी है और ये कैथोड भी है. अब इनको भी एक दूसरे से सेपरेट करना है. तो ये एक सॉलिड फॉर्म में है और दूसरा एक्विस फेज में है. तो जब इनकी फेजेस डिफरेंट होते हैं तो उनके दरमियान पर कॉमा लगा सिंगल वर्टिकल लाइन लगाते हैं.
तो यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन इनके दरमियान लगा दी है। इस तरह कॉपर एक्विस और कॉपर सॉलिड ये डिफरेंट फेजेस में है, तो इनको एक दूसरे से सेपरेट करेंगे, इनके दरमियान वर्टिकल लाइन लगाएंगे, तो ये हो जाएगा। सो दिस इज द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वोल्टिक सेल। अब अगर कंसंट्रेशन भी गिवन हो, फॉर एग्जांपल इफ जिंक बार इज इमर्स्ड इन 1 मोलर जिंक आयंस जिंक सल्फेट सॉल्यूशंस एंड कॉपर बार इज इमर्स्ड इन 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस, तो फिर इसकी कंसंट्रेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं जिंक और जिंक एक्विस ब्रैकेट में इसकी कंसंट्रेशंस, इस तरह कॉपर एक्विस ब्रैकेट में कंसंट्रेशंस और कॉपर। सो दिस इज द सेल नोटेशन फॉर द जिंक कॉपर वोल्टेक सेल। इस तरह हमने एक और प्रोसेस भी डिस्कस किया था, एक और रिएक्शन भी डिस्कस किया था, ये वाला मैंगनीज ऑक्साइड और आयोडाइड, मैंगनीज +7 और आयोडाइड रिएक्ट्स गिव्स मैंगनीज +2 और आयोडीन। तो ये भी एक वोल्टिक प्रोसेस है, इसके लिए भी हम सेल नोटेशन लिख सकते हैं। वो कैसे होगा? सेल नोटेशन फॉर दिस इज द ओवरऑल रिएक्शंस MnO4 -1 आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड Mn+2 और आयोडीन। तो इसमें से Mn+7 से Mn+2 में चेंज हो रहा है, तो दिस इज रिडक्शन, यानी Mn+7 से Mn+2 से ये रिडक्शन हो जाएगा, और आयोडाइड -1 से 0 में जा रहा है, तो ये है ऑक्सीडेशन। तो हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? 2 आयोडाइड चेंजेस टू आयोडीन विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक्विस फेज में है, ये सॉलिड फेज में है। रिडक्शन क्या है? MnO4 -1 चेंजेस टू Mn+2। अब इसको अगर हम बैलेंस करते हैं तो +7 से +2 में जा रहे हैं, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है। 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4 H2O मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए हैं, और फिर 8 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 8 हाइड्रोजन आयंस लगा दिए हैं। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल्स, और ये हो गया रिडक्शन हाफ सेल्स। तो ऑक्सीडेशन के कंपोनेंट्स लेफ्ट साइड पर लिखते हैं, और इसमें इलेक्ट्रोड्स क्या है? वो ग्रेफाइट है। तो इलेक्ट्रोड्स तो हमेशा फार लेफ्ट और फार राइट पर होंगे। तो ग्रेफाइट यानी पहले वर्टिकल लाइन, इसके लेफ्ट साइड पर कंपोनेंट्स ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल्स, और राइट हैंड साइड पर कंपोनेंट्स ऑफ रिडक्शन हाफ सेल्स। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में इलेक्ट्रोड हैं, एनोड हैं, और रिएक्टेंट्स है और प्रोडक्ट हैं। रिडक्शन हाफ सेल में रिएक्टेंट्स है और प्रोडक्ट है और इलेक्ट्रोड हैं। तो इलेक्ट्रोड्स तो फार राइट और फार लेफ्ट, ये तो पहले लिख लेंगे, ग्रेफाइट फार लेफ्ट पर, ग्रेफाइट फार राइट पर। फिर ऑक्सीडेशन के कंपोनेंट्स आयोडाइड और आयोडीन हैं। सो आयोडाइड इन एक्विस और आयोडीन इन सॉलिड। तो अब अगर हम इन दोनों को देखते हैं, ग्रेफाइट सॉलिड, आयोडाइड एक्विस, तो इनकी ये डिफरेंट फेजेस में है, तो इसके दरमियान वर्टिकल लाइन लगा लेते हैं। इस तरह आयोडाइड एक्विस में है और आयोडीन सॉलिड में है, तो ये भी डिफरेंट फेजेस में है, तो इसके दरमियान भी हमने वर्टिकल लाइन लगा दी है। दूसरे केस में ये MnO2 रिएक्टेंट है, Mn+7 वाला रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस हो रहा है, तो ये भी एक्विस में है, ये भी एक्विस में है, और ये भी एक्विस में है। तो इन तीनों को एक दूसरे से कॉमा से सेपरेट कर लेते हैं। और रही ग्रेफाइट और इस MnO2 की, तो एक एक्विस में है और दूसरा सॉलिड में है, तो इसलिए इनके दरमियान सिंगल वर्टिकल लाइन लगा लेते हैं। सो दिस इज द सेल नोटेशन फॉर द गिवन वोल्टिक सेल। Similarly, another examples, draw diagram, show balance equation and write notation for a voltaic cell that consists of one half cell with chromium bar in chromium nitrate solution and other half cell with silver bar in silver nitrate solutions and KNO3 salt bridge. Measurements indicate that chromium electrode is negative relative to the silver electrodes. Question क्या है कि हमारे पास एक सेल है, वोल्टेक सेल है, और उसकी स्ट्रक्चर क्या है कि 1/2 सेल कंसिस्ट ऑफ क्रोमियम बार इन क्रोमियम नाइट्रेट सॉल्यूशंस, अदर हाफ सेल सिल्वर बार इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशंस। यानी 1/2 सेल है क्रोमियम इन क्रोमियम नाइट्रेट, ये क्रोमियम नाइट्रेट सॉल्यूशंस Cr+3 में क्रोमियम इंसर्ट है, और दूसरा हाफ सेल है सिल्वर इन सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर इन सिल्वर आयंस। अब एक हाफ सेल ये है, एक हाफ सेल ये है, और इन दोनों को KNO3 साल्ट ब्रिज के साथ कनेक्ट करना है। तो इसके लिए डायग्राम ड्रा करना है, फिर बैलेंस इक्वेशन लिखना है, और फिर सेल नोटेशन। तो पहले तो हमने ये डिसाइड करना है कि इसमें से ऑक्सीडेशन हाफ सेल कौन सा होगा, रिडक्शन हाफ सेल कौन सा होगा। तो ये तो इसमें ऑक्सीडेशन है, कौन सा वाला?
क्रोमियम वाला क्यों? लेफ्ट साइड पर है। लेफ्ट किधर है लेफ्ट पर? तो मैंने नहीं लिखा है कि किधर लेफ्ट पर है। ये तो एक दूसरे के नीचे है, लेफ्ट और राइट पर तो नहीं है। सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिए ऐसे देखेंगे फिर कौन सा इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडाइज सीरीज होगा, किधर है? कौन वो सा किधर है? आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उससे कैसे देखेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कैसे देखते हैं? जो सर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर लिखे जाएंगे वो ऑक्सीडाइज इसमें हाइड्रोजन किधर है? इसमें हाइड्रोजन किधर है? भाई अभी हमने ये डिसाइड करना है कि इसमें एनोड कौन सा है और इसमें कैथोड कौन सा है। तो एनोड वोल्टेज सेल में एनोड पर कौन सा चार्ज होता है? एनोड इज रिलेटिवली नेगेटिव, कैथोड इज रिलेटिवली पॉजिटिव। तो यहाँ पर एक हिंट दिया है कि मेजरमेंट इंडिकेट्स दैट क्रोमियम इलेक्ट्रोड इज रिलेटिवली नेगेटिव। क्रोमियम इलेक्ट्रोड इज रिलेटिवली नेगेटिव टू द सिल्वर। सो इट मीन्स क्रोमियम इलेक्ट्रोड ये एनोड है, क्योंकि एनोड वोल्टेज सेल में नेगेटिव होते हैं। तो ये हमारे पास एनोड हो गया क्रोमियम, यानी ये एनोड हाफ सेल हो गया, और सिल्वर वाला ये कैथोड हाफ सेल हो गया। तो अब अगर हमने इसका डायग्राम ड्रा करना है तो ये क्रोमियम वाला ये एनोड है, ये लेफ्ट साइड पर रखेंगे, और सिल्वर ये कैथोड है तो ये राइट साइड पर लिखेंगे। तो इस तरह ये डायग्राम बन जाती है, क्रोमियम एट लेफ्ट और सिल्वर एट राइट। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ क्रोमियम आयंस, और इसमें क्रोमियम रॉड को इमर्स किया गया है। रिडक्शन हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ सिल्वर आयंस, और इसमें सिल्वर रॉड को इमर्स किया गया है। दोनों को एक्सटर्नल सर्किट्स के जरिए कनेक्ट कर लेते हैं, और फिर दोनों को शॉर्ट ब्रिज के NO3 शॉर्ट ब्रिज के साथ कनेक्ट किया गया है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। पहला क्वेश्चन था ड्रा डायग्राम, तो ये इसका डायग्राम हो जाएगा। फिर कहते हैं कि बैलेंस इक्वेशंस। तो ऑक्सीडेशन में कि ऑक्सीडेशन सेल को अगर हम देख लेते हैं तो इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन हो रही है ना, ये इलेक्ट्रोड है, एज ए रिएक्टेंट भी काम करेगा, एज ए इलेक्ट्रोड भी। सो क्रोमियम सॉलिड चेंजेस टू क्रोमियम +3, लूज 3 इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन में ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है इस हाफ सेल में। रिडक्शन में क्या होगा कि सिल्वर आयन, चूंकि अब यहाँ पर यानी ये तो जब हमारे पास ये ऑक्सीडेशन हो गया है तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक क्रोमियम है और एक क्रोमियम +3 है। तो रिएक्शन कौन सा होगा और प्रोडक्ट कौन सा होगा? तो चूंकि ये तो हमने डिसाइड कर लिया है कि ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, तो लिहाजा एक इसमें से रिएक्शन होगा, एक प्रोडक्ट। तो जिसकी रिडक्शन हो रही है यानी जो रिड्यूस स्पीशीज है वो प्रोडक्ट हो जाएगा, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो रिएक्शन हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? क्रोमियम की। तो क्रोमियम रिएक्शन हो जाएगा और Cr+3 ये हमारे पास प्रोडक्ट हो जाएगा। इस तरह ये रिडक्शन हाफ सेल है। तो इसमें भी दो कंपोनेंट्स हैं, एक सिल्वर प्लस है और एक सिल्वर है। तो अब ये डिसाइड करेंगे कि इसमें रिएक्शन कौन सा होगा और प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो चूँकि रिडक्शन है तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये सिल्वर प्लस ये हमारा रिएक्शन हो जाएगा और सिल्वर 0 ये हो जाएगा प्रोडक्ट। रिडक्शन रिएक्शन है, तो ये रिडक्शन हाफ सेल्स। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं बैलेंस इक्वेशन के लिए, ओवरऑल रिएक्शन के लिए। लेकिन ऐड करने से पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस कर लेते हैं। इसमें 1 है, इसमें 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो Crs और Cr+3 3 इलेक्ट्रॉन्स, और जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3Ag + 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड 3Ag सॉलिड्स। सो Crs + 3Ag आयंस एंड Cr+3 और 3Ag सॉलिड्स। तो ये हो गया ओवरऑल बैलेंस इक्वेशंस। अब इसके लिए सेल नोटेशंस। तो क्रोमियम एनोड है, ये लेफ्ट साइड पर, फार लेफ्ट पर, और सिल्वर कैथोड है वो फार राइट पर। और रिएक्टेंट्स है हमारे पास क्रोमियम है और क्रोमियम आयंस प्रोडक्ट है। तो एक सॉलिड में है, एक एक्विस में है, तो लिहाजा इसके दरमियान सिंगल वर्टिकल लाइन लगा लेते हैं। अब इस केस में भी एक एक्विस में है, एक सॉलिड में है, तो इसके दरमियान भी सिंगल वर्टिकल लाइन लगा लेंगे और दोनों हाफ सेल्स को सेपरेट करेंगे बाय डबल वर्टिकल लाइन। तो इस तरह आपको जो भी हाफ सेल, जो भी वोल्टेज सेल दे दिया जाएगा तो आप उसके लिए डायग्राम भी ड्रा कर सकते हैं और बैलेंस इक्वेशन भी लिख सकते हैं और सेल नोटेशन भी ड्रा कर सकते हैं।